Okay, so this is a 45-day session. This doesn't mean कि I will not take the class after 45 days. If it is required, so as per our convenience, as it is online mode, so we will, as per our convenience, conduct the class. If you are able to conduct, if you are able to attend it via online mode, you are most welcome. But if any such problem like timing issues, if you are busy in your university or somewhere else, so you can watch the recording. I will be providing the recording as well, the each day lecture session PDF as well, so that you will be able to revise it properly. So without further delay, let's start. सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट द गेट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस, बिकॉज इफ यू आर एबल टू नो इट प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि सिलेबस कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ स्ट्रैटेजी. यानी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे कि कितना स्कोर करना है. सो द सेशन of GATE बायोटेक्नोलॉजी पेपर कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, एज सभी एग्जाम में होता है. फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड ही होता है. सो इट इज़ ऑफ टोटल 15 मार्क्स. यानी जनरल एप्टीट्यूड से आपको 15 नंबर वहाँ से मिलेगा. सो क्वेश्चंस कितने होते हैं? 10 क्वेश्चंस होते हैं. और मार्क्स कितना होता है? 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं. द क्वेश्चन विच इज़ ट्रिकी, जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो, वो होते हैं 2 मार्क्स के. तो 1 और 2 दोनों ही मार्क्स के होते हैं. नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? इट इज़ -1, 1/3, 1/3 होता है 1 मार्क के क्वेश्चन पे, 2/3 होता है 2 मार्क के क्वेश्चन पे. अब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, जिसमें आपको अपना कमांड बनाना है, बिकॉज यू कैन सी 85 मार्क्स, 100 में से 85 मार्क्स आर इट मीन्स 85% जो मार्क्स है, यू कैन गेन इट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरिया, दैट इज योर सब्जेक्ट, योर ओन सब्जेक्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. सो आपको बायोटेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 55 questions you will be getting in the GATE Biotechnology 2026 examination. So अगेन उसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे. एंड नेगेटिव मार्किंग सेम होगा, 1 मार्क के लिए 1/3, 2 मार्क के लिए 2/3. सो टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का. क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे? 65 क्वेश्चंस होंगे. यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स. उस 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना है 65 क्वेश्चंस. एंड पूरे के पूरे 65 बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज यू कैन सी कि वी आर हैविंग नेगेटिव मार्किंग विच विल डिक्रीज योर, लाइक आपका स्कोर पूरा ही वो कम हो जाएगा जितना भी आप गेन कर रहे होंगे. ठीक है, तो आपको एक स्ट्रैटेजिक मूव लेना है. नाउ मेरे टाइम पे भी मैंने पूरा स्ट्रेटेजिकली ही प्लान किया था. आपको मैं वो ही एग्जैक्ट प्लान बताऊंगी कि मैंने क्या किया था. सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ यू नीड टू बी एक्ट स्मार्ट. अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करेंगे तो आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. अब वो दिन गया जब आपको पूरा, अगर आपका 11 यूनिट्स या लेट से CSR में जो 13 यूनिट्स आ रहे हैं, तो आप बैठ के पूरा 1 से लेके 13 यूनिट पूरा रटे पड़े हैं और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करें. नो, अब वो ज़माना गया. बिकॉज यू कैन सी द डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर each year the type of questions, the difficulty, the language, the conceptual level is changing, like transforming at a very rapid rate. So you should also be evolve your preparation level to meet the demand of the question paper difficulty level. So हम देखेंगे कि हम कैसे कम टाइम में, like आपका एग्जाम है फेब में, अभी चल रहा है सितंबर चल रहा है, पूरा सितंबर और मिड अक्टूबर तक आपका ये सेशन चलने वाला है. उसी के साथ में आपको अलग से कुछ नहीं करना है. जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी को पढ़िए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बस सॉल्व कीजिए, एंड ताकि आपका साथ साथ में हो जाए. तो सितंबर अक्टूबर पूरा ही ले लो. चलो 15 डेज़ का मैंने ख़त्म किया अक्टूबर में, बाकी 15 डेज़ में आपने रिविजन किया. 2 मंथ्स में आपका वहाँ प्रिपरेशन हो गया. तो वो 2 मंथ्स में प्रिपरेशन के बाद आपके पास अभी बच रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी ले लेते हैं. नवंबर में और अगर थियोरेटिकल कुछ चीज़ें बच जा रही हैं उसको पढ़ो. दिसंबर जनवरी फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो.
मॉक टेस्ट दो, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि जो आपका स्पीड है, एक्यूरेसी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में सब कुछ आपका उस 3 आवर्स के परफॉर्मेंस में जज हो जाता है कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व मैनी स्टूडेंट्स that they are well prepared, like two types of students are there। अगर students को भी मैं categorize कर दूँ, so one is with very very गुड प्रिपरेशन, लाइक हाई नोट पे रहता है कि उसका प्रिपरेशन बहुत है। एक जो बच्चा रहता है वो एवरेज रहता है, बट आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट यू विल बी शॉक एंड सरप्राइज कि इस एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो गया रहता है, एंड ये जो हाई नोट पे जो प्रिपरेशन कर रहा था, मल्टीपल रिविजन्स कर रहा था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। सो ऐसा क्यों है? इस एवरेज बच्चे ने क्या किया, इसने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया, इसका जो स्ट्रैटेजी था वो थोड़ा सा क्या था, और भी ज़्यादा इफेक्टिव था एज कम्पेयर टू दी, जो बोलते हैं ना, गधा मजदूरी नहीं करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट वे पे प्रिपेयर करना है। जिस एरिया से क्वेश्चन इक्का दुक्का आता है, एक या दो आता है, आपको उस एरिया पे फोकस क्यों करना है? आपको उस एरिया पे फोकस करना है जहाँ पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा एफर्ट्स वहाँ डालो जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स गेन हो। सो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, जिससे कि आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी फॉर श्योर हो जाएगा क्रैक। नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे मेंशन है, एमसीक्यू आता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वाला आता है। सो एमसीक्यू जो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 1 मार्क और 2 मार्क दोनों का ही आता है। डिपेंडिंग अपॉन दी डिफिकल्टी वो 2 मार्क्स का होता है और 1 मार्क का भी आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 35 क्वेश्चंस होंगे। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे? जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है? यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका ए बी सी डी, तो हो सकता है ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी, तो आप वहाँ पे बच जाएंगे। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिस्क तुक्का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरा आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एक वैल्यू लिखना होता है, आपको इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मिलता है और आपको ऑप्शंस खुद डालने होते हैं। उसमें बॉक्स होता है, उसमें आपको वैल्यूज, सपोज आपका आंसर आया है 3.697, ये आया है, सो यू शुड राउंड इट, राउंड फिगर कर दोगे, कितना कर दोगे, 3.7 कर दोगे उसको, क्योंकि वो कहाँ तक देखते हैं, वो 2 डिजिट तक देखते हैं। सो यू नीड टू राउंड ऑफ करके इसको लिखना है, ठीक है? तो इतना, और ये भी 7 0 हो जाएगा वो, तो इतना आप करके रखोगे तो आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। सो नेगेटिव मार्किंग किन 2 क्वेश्चन में नहीं है, इन्हीं 2 क्वेश्चन में नहीं है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं है। सो आप कहीं ना कहीं बच जाओगे। टाइमिंग जैसे कि मैंने बताया 3 घंटे रहते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए। क्वेश्चन कितने हो गए, 65। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, 35, 45, 55, 65, 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो टफ होगा वो 2 मार्क्स का होगा, जो ऐसे ही छोटा डायरेक्ट होगा वो 1 मार्क का होगा। सो यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे टारगेट करोगे तो कम क्वेश्चन में भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। नाउ अब कट ऑफ कितना जाता है, आई बिलीव कि कट ऑफ आपको सिर्फ टच नहीं करना है, बिकॉज द रैंक मैटर्स। अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे मेरा एक जो शॉर्ट्स है वो काफ़ी बच्चे ने उसमें क्वेश्चन पूछा था डीआरडीओ का, काफ़ी वो मतलब बहुत व्यूज़ आए उसमें। सो बच्चों का क्वेश्चन था कि उसमें कैसे एंट्री मिलती है। सो यू हैव हर्ड अबाउट द वैलिड गेट स्कोर। So if your motto is to go inside the DRDO, BARC or any of the IITs, so you should score the valid gate score, यानी कि आपका जो रैंकिंग है, जो स्कोर है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जस्ट पास से नहीं होगा। सो अगर आप पिछला कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ लाई इन बिटवीन 28 to 35। ये हर साल का मैं एक रेंज बता रही हूँ, इतने में कट ऑफ जाता है। 31, 32, 33, कभी 34 ऐसा जाता है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो तो 31 भी गया है कट ऑफ। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए, सो आपको टारगेट करना है 40+ मार्क्स।
अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं तो 45 प्लस टारगेट कीजिए, नेगेटिव मार्किंग हटा के। अगर आपका 45 प्लस आ रहा है, 50 आ रहा है, सो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा, गेट स्कोर, रैंकिंग भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। सो डोंट ट्राई टू स्कोर 30 नंबर लाना है, 32 नंबर लाना है कि बस क्वालिफाई हो जाए। नो, यू नीड टू स्कोर मोर देन 40 to 45 marks to ensure a good rank as well as a good gate score. सो पेपर मोड इंग्लिश ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगी, सिर्फ ये फर्स्ट वाले में, ये सेकंड और थर्ड में आपकी किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो आई विल सजेस्ट कि इन 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इन 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ो। कहाँ पे रिस्क मत लो? इस 35 क्वेश्चन में। इस 35 में अगर आपको सिर्फ 10 ही बन रहा है, सिर्फ 10 ही करके आओ, क्योंकि इसमें जो आप तुक्का ले रहे हो सकता है कोई ना कोई एक सही हो जाए। तो ऐसा ना हो कि ये सब अटेम्प्ट करने की वजह से सारा नेगेटिव मार्क्स की वजह से ही आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे लूज हो जाए। CSIR भी कई बच्चों का मेरे पास मेल आया था, मैसेज आया था कि CSIR क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अभी, बिकॉज सारा मार्क्स नेगेटिव में चला गया। क्यों? आप रिस्क ले रहे हो। रिस्क लेना भी होता है तो उसका भी एक तरीका होता है जिसमें आप 90% श्योर हो, यानी मान लो A, B, C, D 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है कि ये जो 2 हैं वो श्योर शॉट गलत ही हैं, अब आपके पास आप क्या बचा? 2 ऑप्शन, 50-50 आया। उस 50-50 में से भी अगर आपको श्योर शॉट तो नहीं पता होगा, तभी तो आप कंफ्यूज हैं। किसी एक ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यही है, बट आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है ना माइंड में कि अरे ये मुझे पक्के से पता है कि यही आंसर है, बट एक डाउट आ जाता है माइंड में, थोड़ा सा ब्लरनेस होता है जो भी हमने पढ़ा होता है। उस केस में उस ऐसे 1-2 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके जाइए। एकदम ज्यादा एक्सट्रीम, ऐसा नहीं कि सारा ही 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो इसी भ्रम में कि वो सही हो जाए। नो, एक स्मार्ट वे पे थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दी, यहाँ पे बात हो गई किसकी? पेपर पैटर्न की, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ध्यान रखना है 1/3 नेगेटिव होगा 1 मार्क पे, 2/3 नेगेटिव होगा 2 मार्क पे। नाउ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस पे। तो यहाँ पे जो डिटेल फॉर्म ऑफ सिलेबस है उसमें से मैंने निकाला है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन रेफर दी, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आपको जिसमें डिटेल सिलेबस भी है। नाउ यू नीड टू कवर ऑल दीज थिंग्स टू क्वालिफाई दी गेट का पेपर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर दी ट्रेंड, यानी पास्ट ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं, जिस जिस टॉपिक से आए हैं, मैंने उसको क्लब कर लिया है सो दैट हम उस पर मेजर फोकस करें। सो यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो अगेन आई एम सेइंग कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आई विल सजेस्ट कि जनरल बायोलॉजी 2 से लेके 11 तक, 2 से 11 तक के जो चीज़ें मैंशनड हैं, जो सिलेबस मैंशनड है उस पे फोकस करो, ना कि सभी चीज़ें सॉल्व करने जाओ। लाइक आप पूरा मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा लेके बैठे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके बैठे हो, और उसके अलावा इंटीग्रल्स लेके बैठे हो। नो, यू नीड टू फोकस ऑन, सबसे पहले स्टार्ट करो। देखो, हमेशा लाइफ साइंस का जो सिलेबस है ना, इट इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड लेवल का सिलेबस। अगर आप लाइफ साइंस का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो सो साइमल्टेनियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम एज वेल। मुझसे कोई पूछता है कि सिलेबस चाहिए, सो एज माई पर्सनल ओपिनियन, मैं कभी सिलेबस एज सच अलग अलग मैं नहीं देखती हूँ। मैं, अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर करें स्टैंडर्ड सिलेबस, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट की। अब यहाँ पे बात क्या आती है, जैसे अगर बात कर लो गेट की, गेट BT की, तो हमें पता है एज कंपेयर टू दी CSIR का पेपर, बायोटेक गेट के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आएंगे, कोर बायोटेक के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना है। CSIR का पेपर कैसा है? लाइफ साइंसेज है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर बायोटेक्नोलॉजी, सो ऑफकोर्स उसमें सिर्फ बायोटेक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सब कुछ ही होगा। लेकिन अगर ये गेट बायोटेक का पेपर है तो गेट बायोटेक के पेपर में आपको क्या पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये सबसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछने को मिलेंगे। सो पढ़ते वक्त अगर आपका गेट का पेपर आप जब टारगेट कर रहे हो, सो ट्राई टू गो डीपर इनटू द सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता हो गेट में। जैसे कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से,
ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री तो सभी में है, CSIR भी पूछेगा। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि CSIR DBT मर्ज हो जाएगा, तो बायोकेमिस्ट्री तो हर बार ही आएगा, सेल बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री से ही टारगेट हम स्टार्ट करेंगे अपना। बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम, एंजाइम अगर आप पढ़ रहे हो, सो एंजाइम का जो टॉपिक है मैं अभी रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स डाल रही हूँ। अगर नहीं देखते हो तो मैं अभी से बोल रही हूँ कि देखना शुरू कर दो, सिर्फ 1-2 मिनट का रहता है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका। आई नो दैट कि बहुत कुछ प्रिपेयर करना होता है बच्चों को, बट उस शॉर्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन करो कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं उस शॉर्ट्स के थ्रू सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि प्रोबेबली आपके 2026 के पेपर में दिखेंगे एज पर दी ट्रेंड। और वो क्वेश्चंस कैसे हैं, ज़्यादातर मैंने फोकस किया न्यूमेरिकल में, क्योंकि सारे बच्चे न्यूमेरिकल से ही डरते हैं, न्यूमेरिकल से ही भागते हैं, बट आपको गेट बीटी के पेपर में न्यूमेरिकल्स भर भर के मिलेंगे, सो यू कैनॉट स्किप दैट। तो उस शॉर्ट्स को देखना शुरू करो। एंजाइम्स में एंजाइम काइनेटिक्स का जो पार्ट है उससे इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंजाइम इनहिबिशन है, मिशेलिस मेंटेन काइनेटिक्स है, उसके अलावा केएम है, वी मैक्स है, कैसे निकाला जाता है, ये सारे पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये एंजाइम का जो एंजाइम काइनेटिक्स है और एक माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स है, दिस वाला पार्ट, यहाँ से क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आते हैं आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यू कैनॉट स्किप दिस माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन, न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे जो बायोरिएक्टर्स के टाइप हैं, कीमोस्टैट, टर्बिडोस्टैट, बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं देखने को। सो अगर हम बात करें स्टार्टिंग जनरल बायोलॉजी की, सो जनरल बायोलॉजी का जो सिलेबस स्टार्ट होता है इट इज़ फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आपको करना है, बिकॉज यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट लाइक बेसिक क्वेश्चंस ही आपको होंगे। जैसा मैंने बताया ग्रोथ काइनेटिक्स से आपको न्यूमेरिकल एक ना एक वहाँ पे फंसेगा, वो आपको करना होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको जो नॉर्मल CSIR लेवल का अगर आप 20 सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका बात बन जाएगा वहाँ पे। देखो, अगर गेट टारगेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन का सोर्स हर एग्जाम का हो सकता है, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया कई बारी। क्वेश्चन का ऑथेंटिक सोर्स अगर चाहिए ना तो CSIR, गेट, पास्ट DBT के पेपर्स, दीज 3 आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जिसे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपना प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग हम करेंगे जनरल बायोलॉजी से, जिसमें हम सबसे पहले ब्रशअप करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सब के कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल स्टार्ट, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे ये सारे बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आ सकता है, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, डिटेल पॉइंटर्स बना के दूंगी मैं आपको, सिर्फ आपको PDF से ही पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी जनरल बायोलॉजी हमने कवर किया कुछ दिनों में, उसके बाद वी विल टारगेट दी फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको चाहिए, व्हाट विल बी द बेस्ट सोर्स, नॉट CSIR, द बेस्ट सोर्स विल बी DBT का पेपर। एक DBT के पेपर में, अगर आप पिछला, मैंने अपने टाइम पे DBT 2013 से सॉल्व किया था, 2013, 14, 15, 16 ऐसे करके मैंने सॉल्व किया था, और आपको पता होगा मेरे पास हार्ड कॉपी आज भी रखी है, आई कैन लाइक मैं शो कर दिखा सकती हूँ आपको। DBT के एक पेपर में आपको 250 क्वेश्चंस मिलते हैं। 250 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपने बहुत 250 पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि 15 साल 10 साल का पेपर सॉल्व करो, 5 साल का तो कर सकते हो। अगर आपने 5 साल का पेपर सॉल्व कर लिया, लाइक उसके पॉइंटर्स बना लिए, मैं कहती हूँ कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिलेबस वही है, बुक्स वही हैं। एग्जामिनर जब पेपर बनाने बैठता है, अगर 4 एग्जामिनर बैठ रहे हैं पेपर बनाने, सिलेबस है सेम, बुक्स आर सेम, रेफरेंसेस आर सेम, सो वो क्या करेगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस बनाएगा। इट इज़ दैट कि उनके जो क्वेश्चन बनाने के लैंग्वेज में जो डिफरेंसेस है या वे ऑफ थिंकिंग में डिफरेंसेस है, उसकी वजह से क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ना कि कुछ अलग से वो क्वेश्चन बना लेते हैं। नो, जैसे मान लो कि अगर किसी एक प्रोफेशनल ने बनाया एक क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो,
किसी और ने बनाया तो थोड़ा इजी हो। फॉर एग्जांपल आपने पेपर बनाया बहुत इजी हो, मैंने पेपर बनाया बहुत टफ हो। सो आपको क्या करना है, इसीलिए बोला जाता है कि PYQs आर द ऑथेंटिक सोर्स फॉर द प्रिपरेशन। इसीलिए हमेशा PYQs को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस किस डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इस वाले टॉपिक के लिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए, इन सभी के लिए बेस्ट सोर्स क्या है आपका? बेस्ट सोर्स है DBT का पेपर सॉल्व करो। एंड ये वाला जो जनरल बायोलॉजी है इसके लिए CSR का पेपर सॉल्व करो। जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी के लिए CSR का पेपर यू कैन रेफर। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक के लिए अगेन DBT का पेपर। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे सेशन से बेनिफिट होता है, यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक टू माई एनी ऑफ द वीडियो कमेंट्स, लाइक इट विल मोटिवेट मी टू प्रोवाइड मोर। क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि रिसर्च में रहते हुए ये सारी कुछ चीज़ें मैनेज करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल एक पैशन है कि जो मुझे आता है, जो मैं सिखा सकती हूँ, तो वो मुझे लोगों को सिखाना है। सो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कवर करेंगे? DBT से। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स यू कैन रेफर दी नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री CSR का जो सिलेबस है उनके क्वेश्चन सॉल्व करके ये पार्ट हो जाएगा। जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंजाइम काइनेटिक्स, इनहिबिशन, मेटाबॉलिक पाथवे, नॉर्मल सिलेबस है CSR जैसा, तो उसके क्वेश्चन पेपर से, उसके सिलेबस से हो जाएगा कवर। इम्यूनोलॉजी आपको देखना है जो कि पूछा जाता है, यानी गेट के पेपर में आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, डेटाबेस से क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, अभी मैं एक वर्कशॉप भी करवा रही हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे, यही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, सेम यही सिलेबस है। फाइलोजेनेटिक ट्री, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्विस मॉडल, ये सारी चीज़ें उसमें बताने वाली हूँ मैं। नाउ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट मेजरली जितना मैंने हाईलाइट किया है ये इतना इतना ही आपको पढ़ना है। अगर मैंने एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताया है तो ये इस टेबुलर फॉर्म में है जो आपको पढ़ना है। लाइक इतना ही पढ़ोगे तो कट ऑफ से भी 10 नंबर ज़्यादा लाके अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लोगे। नो नीड टू indulge into topics which is not at all important for your GATE examination or any other examination. So try to prepare like एक तीर से दो निशाने करने हैं। क्या करना है? एक ही सिलेबस से CSIR भी क्रैक करना है, गेट भी क्रैक करना है। द ओनली डिफरेंस मैंने बताया कि जैसा कि अब देखो क्या कैसे समझाना चाहिए इसको। अगर एक टॉपिक मैं आपको दे दूँ ड्राइंग करने के लिए, सपोज मैं आपको बोल दूँ सीनरी बनाओ, तो 10 बच्चे अगर सीनरी बनाएंगे तो क्या सभी का सीनरी सिमिलर होगा? सभी के सीनरी में कॉमन स्टफ होंगे, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, घर, ये होगा, बट द वे दे विल डिटेल इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी ऑफ ईच पर्सन। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर आप देख रहे हो, तो अगर गेट का एग्जाम है तो ऑब्वियसली गेट बायोटेक है तो बायोटेक की चीज़ें ज़्यादा पूछेंगी। CSIR लाइफ साइंसेज है, ब्रॉड वे पे है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ बायोटेक के बच्चे ही दे रहे हैं, सभी बच्चे दे रहे हैं, बॉटनी वाला भी दे रहा है, जूलॉजी वाला दे रहा है, माइक्रोबायो वाला दे रहा है, बायोकेम वाला दे रहा है। तो सिलेबस क्या होगा? स्टैंडर्डाइज होगा, इट विल नॉट बी स्पेसिफिक फॉर एनी ईच डोमेन। सो वहाँ पे सब कुछ पूछेगा, तो वहीं पे सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कर देना है कि गेट बायोटेक में ये चीज़ें आती हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर गेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ तो वो या जा रही हूँ तो उस पर फोकस कर लूँ। नाउ ये हो गया आपका सिलेबस। अब आता है श्योर शॉर्ट टिप्स टू क्रैक द गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम। क्या श्योर शॉर्ट टिप्स हो सकता है टू क्रैक द एग्जामिनेशन? बिकॉज अगेन अगर हम बात करें गेट के एग्जामिनेशन की, तो हर बार सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा ना थोड़ा कट ऑफ से रह जाते हैं। तो बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, उसके मतलब हम ये स्ट्रैटेजी ही प्लान करे जा रहे हैं कि कैसे करना है। उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बायोकेमिस्ट्री या किसी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला एंजाइम काइनेटिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन एंजाइम काइनेटिक्स व्हेन S is what? Substrate. Km is what? Michaelis constant. When S is double लगा है मतलब क्या होता है? Very much greater than Km. The velocity of reaction approaches what? 0, Vmax by 2, Vmax, infinity. So question एक बहुत ही सिंपल सा पूछा है
क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दी Km, so what will be the velocity of the reaction, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है उसका क्या अप्रोच होगा, क्या वो जीरो हो जाएगा या क्या होगा। सो इफ यू नो, थोड़ा सा भी अगर आपको एंजाइम काइनेटिक्स पता होगा, सो आपको पता होगा कि Km जो है उसका एक अपना फॉर्मूला है। सो Km इज नथिंग बट द माइकेलिस कांस्टेंट। इट इज a measure of the substrate concentration at which an enzyme will reach half its maximum velocity। यानी Km क्या होता है, वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब जो हमारा रिएक्शन वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए। तो Km जो है, Km के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारा सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है कंसेंट्रेशन Km से, Km क्या है, वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ हो जाए, Vmax/2 हो जाए, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो 1/2 Vmax, तो अल्टीमेटली Vmax/2 होता है। तो Km वो होता है, तो Km भी क्या बता रहा है, Km भी तो वही बता रहा है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है तो Km पे क्या असर पड़ेगा, क्या Km जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा भाई, जब सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो सबस्ट्रेट का कंसेंट, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंजाइम है। अब एंजाइम कैसे काम करेगा, एंजाइम को काम करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है, सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट को ही तो प्रोडक्ट में चेंज करता है एक एंजाइम। तो अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट बहुत सारा है तो क्या होगा, जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो सैचुरेट हो जाएंगी। जैसे ये अगर मेरा एंजाइम है तो ये सब में सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट आ गया, तो ये क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो सारे ही एक्टिव साइट सैचुरेट हो गए तो वेलोसिटी प्लेट्यू विल रीच एट Vmax, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो जाएगी, उसके बाद से सैचुरेशन आ जाएगा। आपने कर्व भी देखा होगा इस टाइप का, एक टाइम के बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट चला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो गया। यानी अगर आपके पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं तो आप एक एक रुपए करके 10 बार ही तो खर्च करोगे, 10वें बार के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, तो 11th टाइम में आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं खरीदोगे, वहां स्टैटिक हो जाएगा। लाइकवाइज एंजाइम के भी जब सारे एक्टिव साइट्स जो हैं, सारे एक्टिव साइट जब सैचुरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, तब कुछ भी काम नहीं करेगा, तब वो मैक्सिमम वेलोसिटी उसी को ही बोलेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Vmax। तो ये है इसका राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का। विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक नंबर में देखने को मिलेगा, मतलब 1 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली आपको देखने को मिलेगा। नाउ अगर आप कभी भी PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू आंसर कि बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, न कि सिर्फ ये पता करो कि इस 4 ऑप्शन में से ये इसका आंसर है तो बस इतना पढ़ के आगे निकल गए। नहीं, PYQ पढ़ने का तरीका होता है ट्राई टू आंसर व्हाई कैप्सूल, फिमरी एंड फ्लेजेला आर नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। सो यू ऑलरेडी नो कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन एक बैक्टीरिया यहाँ दूसरा बैक्टीरिया, इसका अपना एक जीनोमिक मटेरियल है, इसका अपना एक जीनोमिक मटेरियल है। सपोज दे वांट टू डू दी जीनोमिक मटेरियल का एक्सचेंज करना है, जीनोम का एक्सचेंज करना है। सो क्या होगा, एक्सचेंज करने के लिए इनको फिजिकली कांटेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे एक एक्सटेंशन बनने लगता है जो कि बोला जाता है पीलस। पीलस के थ्रू ये लोग क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये क्या होता है, ये इधर ट्रैवल करके इधर आ जाता है। सो F+ F- वाला कॉन्सेप्ट वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ पे क्या है, पीलस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पीलस क्या होता है, जिसे हम सेक्स पीलस भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ सेक्सुअल फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर। इट मीडिएट्स द कॉन्जुगेशन ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड DNA बिटवीन बैक्टीरिया। कैप्सूल क्या करता है, वी ऑलरेडी नो कि ये प्रोटेक्शन का काम देता है। अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है या
किसी तरह का एसिड अटैक, हार्श एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना आए बैक्टीरियल सेल पे, उसके लिए वो होता है। फिम्ब्री इज फॉर एडहेशन ऑन टू सम नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, पत्थर पे या किसी चीज पे अगर अटैच होना है तो थ्रू दी हेल्प ऑफ द फिम्ब्री इट विल अटैच। फ्लैजिला इज फॉर मोटिलिटी, फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। नाउ फ्लैजिला के भी टाइप्स होते हैं, पेरिट्राइकस होते हैं, पेरिट्राइकस यानी हर जगह होगा, हर जगह फ्लैजिला होगा, नॉट ओनली सिंगल। लोफोट्राइकस मतलब होता है एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ऐसे एक गुच्छे वाला फ्लैजिला हो एक ही एंड पे या दोनों एंड पे, इस टाइप का। तो बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे अराइज होते हैं जो कि आपको इजीली 1 मार्क दिला जाएंगे। अगर आपने इस जितने 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे इजी इजी वाले, अगर 15 भी आ रहे, 15 भी सॉल्व के लिए 15 नंबर तो ऐसे ही हो गए। 2 मार्क्स वाले सॉल्व करो, मैचिंग क्वेश्चंस आएंगे, मैचिंग क्वेश्चंस आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे गेट में। और मैचिंग क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मैचिंग क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं होगा, 2-2 नंबर के होते हैं मैचिंग क्वेश्चन। तो जितना मैचिंग आता है सब सॉल्व करो, 4 से 5 आपको मैचिंग देखने को मिलेगा फॉर श्योर आपके पेपर में। 5 भी मिल गया तो 10 नंबर वहां से आ गए, 10 नंबर और 15 नंबर कितना हो गया, 25, 25 हो गया, 25 आपको मिल गया। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कुछ अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो इजीली आप 40 मार्क्स ला सकते हो गेट में। ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a batch culture, the maximum specific growth rate mu max is observed during what? ये बहुत ही easy question है, ये अगेन 1 मार्क में आता है। हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या फॉलो करता है, एक 4 फेज उसका ग्रोथ होता है। सबसे पहले मान लो अगर मैं आपको किसी नई जगह पे डाल दूं तो वहां पे आप अडेप्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लोगे, सो बैक्टीरिया विल ऑल्सो टेक द सेम टाइम। नए बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, इनोक्यूलेट जब हम करते हैं नए मीडियम में, सो फ्रेश मीडियम है, न्यूट्रिएंट्स नए हैं, पीएच अलग है, टेम्परेचर अलग है, सो वो वहाँ पे अडेप्ट होता है। वहाँ पे ग्रोथ कैसा होता है, स्लो होता है। फिर जब वो एक बार में अडेप्ट हो जाता है क्या होता है, लॉगरिथमिक ग्रोथ होता है, फिर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट होगा, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन, ऐसा जाता है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सो ये होता है लैग, ये होता है लॉग, ये होता है स्टेशनरी, ये होता है डिक्लाइन। तो म्यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू मैक्स। सो कब आएगा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब देखने को मिलेगा बैक्टीरिया का, जब वो पूरी तरह से अडेप्ट हो चुका है, जब न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से अडेप्ट कब होता है, लॉग फेज में, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। लैग में क्या है, वो अडेप्ट नहीं हुआ, बहुत स्लो ग्रोथ होगा। यहाँ पे स्टेशनरी और डिक्लाइन में भी क्या होगा, यहाँ इनिबिटर्स या बहुत सारे वेस्ट मटेरियल मेटाबोलाइट सब जब जमा हो जाते हैं तो ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए राइट आंसर विल बी लॉग फेज, नो लैग फेज, नो स्टेशनरी, नो डेथ और डिक्लाइन फेज। द आंसर इज बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पास्चराइजेशन से रिलेटेड, पास्चराइजेशन इज यूज्ड टू डू व्हाट, kill all microorganism including the spores, sterilize milk completely, reduce microbial load by killing pathogen, kill only thermophiles। so सबसे पहले तो पास्चराइजेशन जो है, क्या वो सिर्फ थर्मोफाइल्स को मारेगा, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, द बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट, विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो पास्चराइजेशन में अगर हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर दे रहे हैं तो थर्मोफाइल्स तो मरेंगे ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हुआ ना। जो एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स है वो लोग 100, 110, 120 इतना तक भी टॉलरेट कर सकते हैं। और कौन सा, स्टरलाइज मिल्क कंप्लीटली, क्या मिल्क को कंप्लीटली स्टरलाइज करता है, हम बोल सकते हैं कि पास्चराइजेशन हो गया है अब उसको पी सकते हैं, नो। बहुत चांसेस है कि उसमें कुछ ना कुछ थर्मोस्टेबल जो बैक्टीरिया हैं वो बच गए हों। सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। किल ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, दिस इज वाई रॉन्ग, इंक्लूडिंग स्पोर्स, स्पोर्स को हम नहीं किल कर सकते हैं बिकॉज स्पोर्स आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू हीट, टेम्परेचर, हार्श केमिकल, अल्कली, उन सब से बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। नाउ उसके अलावा आता है ऑप्शन रिड्यूस माइक्रोबियल लोड बाय किलिंग पैथोजन। ये ऑप्शन क्या है, माइक्रोबियल लोड को यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बोल रहा है, यहाँ पे शब्द क्या यूज किया है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है लोड को कम कर रहा है। सो लोड को कम कर रहा है, इट मीन्स कि थोड़ा ना थोड़ा क्या कर रहा है, पैथोजेंस को किल कर रहा है। So this will be the right answer. Pasteurization does not sterilize, it kills pathogenic microorganism while allowing safe consumption. ठीक है, तो ये इसका right answer होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, मैं एक ये क्वेश्चन दिखाती हूँ। सेल बायोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट में देखने को मिलेंगे। ऐसा मत सोचो कि गेट में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा, एक एक नंबर में और क्या पूछेगा इनके अलावा। सो गेट में ये भी पूछता है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार समझ में नहीं आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? सी, एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है? ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल्यूलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम constantly exchange membrane and a central component of this system is the Golgi apparatus. अब कौन कौन सा एंडोमेम्ब्रेन में आता है? न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, एंडोजोम, लाइसोसोम, वेक्यूल। जितना भी यहाँ पे मैंने बनाया है ये सब मिलके बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर है, ईआर तो पार्ट है, गोल्जी है, गोल्जी भी पार्ट है, लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिख रहा है कहीं पे? नो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। इस तरह के बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। ये कैसा होता है? ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, पिक्चर है इसमें, ये सब देख के याद रह जाता है, तो इसीलिए मैं प्रोवाइड करती हूँ इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स। सो आंसर क्या करेक्ट है इसका? आंसर करेक्ट है इसका आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, विच MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स एंटीजन टू CD8+ सेल्स। अब यहाँ पे जान लो कि MHC1 जो है वो CD8 को करेगा, MHC2 जो है वो CD4 को करेगा। ये रट लो, ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मान लो ऐसे और दो ऑप्शंस बना के मैचिंग में पूछ देगा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखना है कि दो दे दिया और इसी से मिलता जुलता इम्यूनोलॉजी कुछ और दे देगा, जैसे मैक्रोफेजेस क्या है या कौन से मार्कर किस पे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे के पूछ सकता है। सो MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन CD8 इज ऑलवेज MHC1। ये किस में होगा? ये CD4 में होगा। कैसे याद रखना है? CD4 लुक्स लाइक ये 2 के जैसा, MHC2, ऐसे ही मैं भी याद रखती। ये 2 है, मतलब जैसे 2 ऐसे बनाते हैं तो 4 भी तो ऐसे जोड़ दो तो 4 बन जाएगा। तो उस तरह से याद रखना है कि पहला वाला फर्स्ट हमेशा ज्यादा मार्क्स लेके आता है। फर्स्ट रैंक किसको मिलता है? जो ज्यादा मार्क्स लाया। तो ये CD8, और ये सेकंड आया तो उससे थोड़ा सा कम होगा तो ये CD4। तो ये एक ट्रिक है जिस तरह से मैं याद रखती थी। तो इस तरह की कुछ एक्रोनिम बना लो, कुछ ट्रिक से याद रख लो, लेकिन याद रख लो, जैसे भी याद रखना है रखो पढ़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को फॉर श्योर मिलेंगे। नाउ बैक टू दिस पार्ट कि आपको क्या करना है कि शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाए। सो फोकस ऑन दी वेटेज। वेटेज किस पे है? बायोकेमिस्ट्री, MB, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। इससे क्वेश्चंस कितने आएंगे? 50 to 55% क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो 50 से 55% आपको यहाँ से मिल रहा है, तो आप यहीं तो ज़्यादा अपना स्टेमिना वेस्ट करोगे, इधर उधर क्यों जाओगे? इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस मॉडरेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस आएगा नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। मैं कह रही हूँ बायोप्रोसेस से आपको 2-3 या 4-5 भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल, न्यूमेरिकल्स ना सही, न्यूमेरिकल्स आपको एटलीस्ट 2 तो मिलेगा ही, 2-3 मिलेगा। और उसके अलावा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे फर्मेंटर से रिलेटेड या कोई प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एक बायो रिएक्टर से रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। RDNA से आपको मिलेंगे, प्लांट एनिमल बायोटेक, इको, जैसे मैंने सिलेबस के टाइम पे भी बोला था टेबुलर फॉर्म में कि इको इवो से क्वेश्चन कम आते हैं। सो यू शुड फोकस ऑन टू दिस पार्ट। फर्स्ट वन, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में आपको एकदम ज़्यादा पढ़ना है। सेकंड क्या है? इम्यूनोलॉजी, RDNA टेक, बायोप्रोसेस, उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर ये थर्ड पे फोकस करना है। सो सबसे ज़्यादा वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस मॉडरेटली आते हैं। उसके बाद टाइम देना है किस पे? जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्व लास्ट 15 ईयर्स गेट BT पेपर। चलो 15 ना कर पाओ 10 ईयर्स करो, 10 भी ना हो पाए 5 ईयर्स करो, एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर करो। अब उस 5 ईयर्स के पेपर में ट्राई टू सॉल्व बोथ एक्सेल एंड BT, क्योंकि एक्सेल में भी तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही तो पूछता है, अलग तो
अलग से बॉटनी, जूलॉजी और फूड टेक, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट माइक्रो उसमें भी पूछता है, माइक्रो आपका इसमें भी पूछता है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दी एक्सेल का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर वो नहीं करना है, सो मैंने क्या बताया अभी, डीबीटी का पेपर सॉल्व करना है। डीबीटी के एक पेपर में 250 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। पूरा एक पेपर भी सॉल्व करोगे ना, फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हुआ। सबसे बेस्ट सोर्स होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अच्छे से सॉल्व करो। जैसे 250 क्वेश्चंस है, 250 पॉइंटर्स बनाओ, और पॉइंटर्स ऐसे नहीं कि 4 पन्ना भर दिए, नहीं, एक बुलेट। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से रिलेटेड है, तो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक्चुअल रोल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम लिख दो, यहाँ पे फंक्शन लिख दो, बस खत्म, पॉइंटर 1 हो गया, सेकेंड पॉइंटर ये, थर्ड पॉइंटर ये। ऐसे करके मल्टीपल पॉइंटर्स बनाओ और उसे रेगुलरली सोने से पहले रोज रोज पढ़ो। रोज पढ़ो उसको, सोने से पहले आधे घंटे निकालो और रिवाइज करो। इस तरह से हर एक क्वेश्चन, अब उसके बाद एक पेपर सॉल्व किया, 2 पेपर सॉल्व किया, थर्ड पेपर से खुद ही आंसर करने लग जाओगे। खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे आंसर करना है और कैसे नहीं करना है। और सबसे पहले आंसर मत खोल लो, सबसे पहले क्या करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड ऑल्सो क्वेश्चन, जब आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं ना, सपोज आपका ये क्वेश्चन है ए बी सी डी, एक क्वेश्चन है आपका, उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो उन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दो उस ऑप्शन को जो कि बहुत इनकरेक्ट है। जैसे मान लो कि ए और डी जो है वो इनकरेक्ट है, तो डोंट कंसिडर दीज 2 ऑप्शंस, एलिमिनेट देम एज सून एज यू रीड देम। उसके बाद बच जाता है बी और सी, तो बी और सी में से कौन सा बी गलत है कि सी गलत है, उसको एलिमिनेट करो, डायरेक्टली राइट आंसर तक पहुंच जाओ। तो ये अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले एलिमिनेट कर दो वो ऑप्शंस जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो उस तरह से क्या होगा, आपके वो क्वेश्चन के गलत होने का चांस डिक्रीज हो जाएगा। नाउ जैसे मैंने बताया, वाई रॉन्ग ऑप्शंस आर रॉन्ग, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया, पिलीफ, इमरस, ये सब वाला, कि क्यों गलत है वो भी तो पता होना चाहिए, क्यों उस क्वेश्चन का सिर्फ सी ही आंसर है, वाई नॉट ए बी एंड डी। इस क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 फैक्ट्स निकाल लोगे। तो अगर ये कैसा होता है, अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पसंद नहीं है ना, मत पढ़ो, सब्जेक्टिव पढ़ना अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये फिर से एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनना चाहिए, नहीं है मतलब, कहने का मतलब, अगर आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना चाहते या सब्जेक्टिव बहुत पढ़ चुके हो, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व ऑल दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो क्रिस्प नोट्स बन रहे हैं उससे अटेम्प्ट करके देखो पेपर, वो ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स देगा। इस क्वेश्चन 1 के चारों ऑप्शंस का 4 नोट्स क्रिस्प नोट्स बन गया, उस तरह से क्यों गलत है का आंसर मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। उसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सी था, तो नेक्स्ट में नेक्स्ट फैक्ट सही होगा। तो इस तरह से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। अब मास्टर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अगर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वो मैंने यहाँ मेंशन किया, एंजाइम काइनेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ, ईल्ड, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, ये सारे पे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको खुद से आंसर फीड करना होता है, यानी वैल्यूज खुद डालनी होती है, ऑप्शंस उसमें नहीं होते हैं। सो वो सारे पे आपको मैंने यहाँ पे 100% श्योर आई कैन से कि एंजाइम काइनेटिक्स से एक वी मैक्स के एम पे एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। उसके अलावा या किसी टाइप ऑफ लाइन वीवर बर्क प्लॉट पे क्वेश्चन दिख जाए, या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि अनकॉम्पिटिटिव है कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, उस पर क्वेश्चन दिख जाए। माइक्रोबियल ग्रोथ से म्यू मैक्स वाले रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाए, जो कि इक्विवेलेंट होता है ये के एम वाले इक्वेशन से, उस पर क्वेश्चन आ जाए। ईल्ड पे आ जाए बायोरिएक्टर का। उसके अलावा जेनेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट कौन सा होगा, उस पर क्वेश्चन आ जाए। तो ये 4-5 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके गेट के पेपर में, जो 2 मार्क्स के होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं। तो 5 इंटू 2 10 मार्क्स आप यहीं पे प्रिडिक्ट कर लिए। आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, 40 नंबर लेके आना है, बस 40 प्लस टारगेट करना है। यहाँ पे देखो, की फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट शीट, ये कब बनेगा, जब एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे तब आपका ये भी बनता चला जाएगा। तो आपको 1 से 2 पेजेस फॉर ईच कोर सब्जेक्ट बनाने हैं। कहानी नहीं लिखना है, मैं अगेन कह रही हूँ, कहानी लिखने का काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। कहानी लिखोगे
एक पेज के बजाय अगर 10 पेज का नोट्स बनाया तो लॉस तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हें एक पन्ने के बजाय 10 पन्ना पढ़ना है, उतना टाइम लगेगा, मन नहीं करेगा। सो ट्राई टू क्रिस्प योर नोट्स, सिर्फ जो काम की चीज़ है वो लिखो। अगर चाहते हो कि मैं खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड करूं, शो करूं कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी या अब भी मैं अपने रिसर्च का कैसा मैं बनाती हूँ, डू कमेंट बिलो, मैं खुद से प्रोवाइड करूंगी, दिखाऊंगी, लाइव दिखा दूंगी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें एकदम उस एज में हमें पता नहीं होता, हम डे बाई डे सीखते हैं। सो जैसा मैंने बोला कि रिवाइज करो, रात को सोने से पहले फोन जो देखते होगे ना, फोन में ही फोटो ले लो। मैं नहीं कहती कि फोन यूज मत करो, फोन यूज करो, बट फॉर योर मतलब अच्छे पर्पस के लिए, फॉर योर बेनिफिट। फोटो खींच लो उस क्रिस्प नोट्स का और उसको देखते रहो, या फिर कुछ डायग्राम्स है, कुछ फ्लो चार्ट्स है, फोन में एक गैलरी बना लो। आज की डेट में भी मेरे फोन में एक गैलरी है जिसमें मैं सारी चीज़ें सेव करती हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे कोई भी प्रिंसिपल किसी इंस्ट्रूमेंट का जानना है, जैसे अभी मैं रिसर्च में हूँ, अभी मैं कोई एग्जाम नहीं दे रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ोन में रख लेती थी, क्योंकि मैं बैठी हूँ, मैं सोई हूँ, मैं लेटी हूँ, मैं कुछ भी इधर उधर ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फ़ोन खोल ली, फ़ोन देखा मैंने, मुझे पता चल गया। तो ट्राई टू लाइक टेक दिस फ्रॉम माई साइड, ये वाला हैबिट खुद के अंदर लाओ। सबके पास स्मार्टफोन है आज के डेट में, नोबडी इज़ लाइक कि किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है लर्निंग। तो एक फ़ोल्डर बना लो अपने गैलरी में, उसमें सारे लिख दो, बायोटेक्नोलॉजी या फिर नोट्स करके लिख दो, इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख दो, और उसमें सारी चीज़ें सेव करते जाओ। और रात को सोने से पहले उसको आधे घंटे पढ़ के सो, ताकि माइंड में रहे। सुबह जब उठते हो, नेक्स्ट आप सेशन कर रहे हो पढ़ने का, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट कर रहे हो, उससे पहले 15 to 30 मिनट्स पहला वाला रिवाइज करो, ताकि वो माइंड से कभी भी ना निकले। ऐसा नहीं कि मैंने मंडे को पढ़ लिया, अब सैटरडे से तक मैंने उसको छुआ ही नहीं कि मेरा तो वो प्रिपेयर है, मैं एग्जाम के टाइम, नो। इस तरह से करोगे तो एग्जाम कभी भी हो, हर चीजें माइंड में रहेंगी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करना है। ऑफ कोर्स जो मैंने बताया 1 मार्क वाले जो छोटे छोटे अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। एंड उसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कुछ भी घुलमुल नहीं है, कुछ घुमाया नहीं है, उसे सॉल्व करना है। उसके बाद जाना है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे और कंसेप्चुअल पे। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश बंदा वही करेगा ना कि हम सिंपल सिंपल से मार्क्स गेन कर ले। सिंपल सिंपल सारा सॉल्व कर लिया, अब हो गया, अब और नहीं बचा है पेपर में जो हम कर सकते हैं, हमें जो आता है। अब जाओ न्यूमेरिकल पे, कंसेप्चुअल पे, लास्ट में जाओ ट्रिकी टाइम कंज्यूमिंग पे, ताकि इतने तक में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए जितना आपको करना है। उसके बाद एक मॉक हमेशा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मॉक देने से ऐसा नहीं है कि अगर मॉक में आप 60 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका एक्चुअल एग्जाम में भी उतना ही आएगा। मॉक का मतलब होता है कि आप पूरे टाइम ऑनेस्टली 3 घंटा बैठ के खुद से पेपर दो, ताकि आप एक्चुअल में फील कर पाओ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब आप कैसा परफॉर्म करोगे अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर वाली चीज याद रखो, प्रेशर में हमारा माइंड काम नहीं करता है। तो उस चीज से हम क्या हो जाए, एकदम ज्यादा प्रो हो जाए, हम उस चीज को अडेप्ट हो जाए, उसके लिए आपको जरूरत है एटलीस्ट, हमेशा नहीं तो 10 दिन में एक तो दे ही सकते हो। सैटरडे को बैठ जाओ, संडे को बैठ जाओ, जितना भी प्रिपरेशन हुआ है, रेंडम कोई सा भी मॉक टेस्ट निकालो और उसका क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एकदम देखो कि कितना बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, कितना फास्ट करना है, टाइमर लगा के बिना चिटिंग चुटिंग किए बैठ के पढ़ो। उसके बाद एरर नोटबुक, किस क्वेश्चन में, जैसे मॉक 1 दिया है, क्या गलती हुई है नोट डाउन करो, कि मैं टाइम मुझे कम जा रहा है, या मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, और मेजर एक मिस्टेक, मैं क्वेश्चन को मिसरीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, मैंने आंसर दे दिया करेक्ट, क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट, मैंने आंसर दे दिया इनकरेक्ट। तो ये सब चीज़ें कब सुधरेंगी? ये सब चीज़ें सुधरेंगी आपकी तब जब आप खुद से बैठोगे मॉक टेस्ट देने। तो क्या करना है, 1 वीक में 1 मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, चाहे CSR का दो, चाहे गेट का दो, किसी का भी दो, पर दो। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड आपके पास बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि आपका तो अक्टूबर तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, मिड अक्टूबर तक। पूरा अक्टूबर भी ले लो, चलो अपना 15 दिन खुद से भी करोगे। नवंबर आपके बचा, दिसंबर आपके पास बचा, तो एनीवेज आपको
जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा ना थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड आपके CSIR में भी पूछेगा। इफ़ यू वांट अ गुड रैंक, जनरल एप्टीट्यूड के 5 से 6 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे CSIR में भी। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा उसमें भी फ़ोकस करो। मैं खुद बता दूँगी क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है आपको। उसके अलावा ईज़ी वाले ही जो मैंने बताया उसी को प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। एग्ज़ाम डे का हैक मैं एग्ज़ाम वाले दिन के पहले भी बताऊँगी, बट फॉर द टाइमिंग बता देती हूँ। किसी भी एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, चलो 4 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन में बैठे हो कि मैं तो इसको सॉल्व करके ही रहूँगा और उससे 10-15 मिनट सॉल्व करके फिर करेक्ट आंसर तक पहुँच रहे हो और सोच रहे हो कि अरे मुझे 2 नंबर मिल गए, उस 2 नंबर के चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते थे। तो एक जो होता है की टिप, जो ब्रह्मास्त्र होता है, अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, स्किप इट, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो टाइम दोगे बाकी 1-1 मार्क के क्वेश्चन निकल जाएँगे। और ये वाला तो जो मैंने लिखा है ना, पास 1, पास 2, पास 3, ये इसको अगर मिस्टेक किया तो क्वालीफाई नहीं होगा। सबसे पहले फास्ट और वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करो जो बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में बोल रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लग रहा है, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, अच्छे से आँख खोल के रीड करना, मिसरीड मत करना, सब सही है, आंसर लगाओ करेक्ट। उसके बाद जाओ न्यूमेरिकल पे, कंसेप्चुअल पे, फिर ट्रिकी टाइम पे। तो जिसमें टाइम लग रहा है 2-3 मिनट से ज़्यादा उसको स्किप करो। उसके बाद अटेम्प्ट NAT जैसा मैंने बताया अभी उसमें भी इसको मिस नहीं करना है। लाइक ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये 30 क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ये 30 क्वेश्चन को मिस करोगे तो घाटे में रहोगे। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना, तो टाइम बचा के उनको सॉल्व करो। उसके बाद टाइम मैनेज करना है, 2 मिनट पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। उसके अलावा एकदम काम रहना है। पहला क्वेश्चन पेपर में नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 4 नहीं बने तो मूड अपसेट नहीं करना है, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं जाना है, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इफ यू विल स्टे कूल एंड काम। कूल एंड काम होगे तो सब कुछ कर पाओगे। लास्ट 20 मार्क ऑफन डिसाइड द रैंक, क्योंकि लास्ट में अगर आप अपसेट होके बहुत सारे जो नेगेटिव वाले अटेम्प्ट कर लिए, ये सोचे कि नहीं मैंने तो कुछ सॉल्व नहीं किया, मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो जितने आ रहे होंगे वो भी लूज कर दोगे। और मैंने जितने भी कट ऑफ की बात करी, मैं बताना भूल गई, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही थी। मैं जनरल की बात कर रही थी, नॉट ST SC OBC। जनरल का कट ऑफ प्रिपेयर करके जाओ, ना कि अपने खुद की कैटेगरी का। सो ये था फर्स्ट सेशन का जो भी मुझे बताना था इम्पोर्टेंट बात। कल से हम शुरू करेंगे जनरल बायोलॉजी से, जहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को लिंक करूंगी, PYQs बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस गेट ने पूछा है, DBT ने पूछा है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा भी अच्छा लगा हो, डू कमेंट बिलो इन एनी ऑफ माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, अपना टाइम देने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, एंड आई विल मैसेज दी टाइमिंग। कल की टाइमिंग मैं आपको मैसेज कर दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम पे रहेगा क्लास। सो अगर आप किसी भी तरह से नहीं देख पा रहे, डोंट यू वरी, कल सुबह ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। जितना भी हमने ये लेक्चर में देखा है उसका भी हैंड आउट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Let me stop the recording.